हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और इस भर्ती को जो कभी 2 चरणों में आने की बात होती थी, कभी एक चरण में आने की बात होती थी, उससे बहुत खुश हो गए होंगे। यूपी होमगार्ड के 41,000 एक बहुत बड़ी भर्ती यूपी के इतिहास में होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती की बच्चों पता है क्या है? वो है कि भर्ती बोर्ड इसको करा रहा है। जो पहले जिला स्तर पे कब कैसे हो जाती थी हमें नहीं पता चलता था, लेकिन ये बहुत शानदार भर्ती होने जा रही है। आप सब लोग इससे खुशी तो मना ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ बहका माहौल उन बच्चों में भी है जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इस नवंबर में वो भर्ती का वेट कर रहे थे। तो क्या अब नवंबर में कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ पाएगी? इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी और वो भी क्लियर रहेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड भर्ती की। और होमगार्ड भर्ती को होमगार्ड में जो भर्ती में जो होमगार्ड्स लगेंगे, तो वो चिंतित हैं कि सर आप तो 27, 28, 30,000 सैलरी बता रहे थे, इसमें 600 रुपए पर डे दी है, वो किस तरह से होगी? उसको मैं समझाऊंगा पूरा गणित। और इस पे कमीशन जो 2026 से लागू होगा, उसके बाद ये सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, ये भी आपको बता करके चलूंगा मेरे भाई। इसको एक शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो एज 18 से 30 साल लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो इसमें 5 साल और ऐड कर देना। और 1 जुलाई को ये एज मांगी गई है, 1 जुलाई 2025 को। तो जो लोग इसमें एज में आ रहे हो वही फॉर्म भर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल से ओवर एज हो जाएंगे। हालांकि इस बार 3 साल की छूट मिलने जा रही है, मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर चुका हूं। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट तो मिलेगी, लेकिन फिर भी वहां 22 साल है तो 25 साल तक की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अब आपको उसके बाद एसआई में भी भर सकता है बच्चा फॉर्म। एसआई में 3 साल की छूट मिली है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एसआई निकाल ही नहीं सकते और कांस्टेबल से ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए एक मौका है। क्योंकि इसमें सब इंस्पेक्टर को जो इस तरह से वैसे भरता है ना फॉर्म, अपने समाज को दिखाने के लिए, भाई मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो निकले ना निकले वो अलग बात है, तो वो इसमें भर्ती मतलब इसमें फॉर्म तक नहीं भरेगा। ठीक है। दूसरा, यूपी के कांस्टेबल्स चूंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो वो एसआई में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे जो इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि होमगार्ड तो उनसे भी छोटी है ना। होमगार्ड को आप पुलिस का अग्निवीर समझिए आप। ठीक है, पुलिस का अग्निवीर। अग्निवीर को 4 साल बाद आपको पता है कि 75% को घर लौटना है, लेकिन यहां पर होमगार्ड को ऐसी कंडीशन नहीं है। और होमगार्ड ऐसे भी हैं जो 50-50, 55-55 साल के पुलिस, यूपी पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है। भर्ती बोर्ड ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसको अपने अंडर इसलिए रखा है क्योंकि पुलिस का ही ये सपोर्टिंग हैंड है। पुलिस के साथ मिलकर ही इनको काम करना है। सबसे ज्यादा यूटिलाइज ये पुलिस में ही होते हैं, और इसी वजह से इनकी वर्दी भी एक रखी गई है जो खाकी वर्दी ही है। आप पुलिस और होमगार्ड को वर्दी से पहचान नहीं सकते अगर यहां ना लिखा हो तो। सेम ही तो है। ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, जो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम पैटर्न जीएस के 100 क्वेश्चन है मात्र। ना यहां मैथ की जरूरत है, ना यहां रीजनिंग की जरूरत है। पता है पेपर भी इन्होंने क्यों लिया है यार? कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है। बच्चों को एलिमिनेट कैसे करेंगे? कुछ तो रास्ता हो, तो इसलिए जीएस का ऐसा पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर इसलिए रखा गया है कि भैया इनको तैयारी की जरूरत नहीं थी, ना इनको तैयारी करने वाले बच्चे चाहिए। 10th पास है इनके लिए काफी है, लेकिन बच्चों को बाहर कैसे करेंगे फॉर्म ज्यादा आएंगे, तो इसलिए एक टेस्ट रख दिया है। 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर है, क्योंकि 2 घंटे में जीएस का कोई मतलब नहीं यार। 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है आप खुद बताओ? आधा घंटा भी काफी है। पर चलो ये 2 घंटे हैं, बोर ही हो गए यहां बैठकर। दूसरा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी थी, उसके लिए क्षमा मांगता हूं कि उसको कारण है एक कंफ्यूजन हो गया। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का पूरे नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, और जब जिक्र नहीं होता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप इसमें मानिए 99.99% नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स 18 नवंबर, यानी कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए। इससे पता लगता है कि कोई शॉर्ट नोटिस नहीं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से फॉर्म है। कि भर्ती बोर्ड इस भर्ती को बहुत जल्दी कराने की होड़ में है। उसका कारण है सबसे बड़ा कि ये सारे बच्चे ट्रेनिंग पर भेजने हैं कब तक? फरवरी मार्च में इलेक्शन है 2026 में, 27 में, आपको पता है ना यूपी में। इसी साल दिसंबर तक 2026 जो आ रहा है उसमें ये ट्रेनिंग पर चले जाए। ये पूरी सरकार की कोशिश है, ताकि इलेक्शन में भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो जाए तो वहां भी हेल्प आउट करा सके। ठीक है। काम लिया जाएगा इनसे इलेक्शन में भी, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। अब तो उसके लिए एग्जाम भी है, फिजिकल भी है, बहुत सारे, तो बहुत तेजी से करते हैं, तभी 1 साल में कोई भर्ती कंप्लीट हो पाती है। तो आप मान लीजिए अगले साल इन दिनों तक आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे इसका। ठीक है। तो तेजी से होगी ये भर्ती। 17 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। 28 मिनट में लड़कों के लिए रनिंग है और 16 मिनट में लड़कियों के लिए। लड़कों को 4800 मीटर दौड़ना होगा, लड़कियों को 2400 मीटर। और मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है। हालांकि एसटी कैटेगरी के लिए 168 सब मेल के लिए है और 160 है एसटी कैटेगरी के मेल के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। अगर एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो 147 चल जाएगी। 40 किलोग्राम कम से कम वजन जरूर चाहिए लड़कियों का। ठीक है। ये क्लैरिटी आपको इस नोटिफिकेशन से मैंने मुख्य बातें बता दी, लेकिन उससे आगे की अगर बात कर लेता हूं तो मेरे भाई 41,424 पद कम नहीं होते। उससे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे जिले में बहुत कम वैकेंसी आई है। आप देखो ना, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं कि भाई जो पिछली बार, इस बार का तो इन्होंने जिलावार डाटा नहीं दिया, पिछली बार जिलेवार डाटा आया था जो 49,000 भर्ती हुई थी और उसमें 5,000 तो वैकेंटी रह गई थी, उसमें मेडिकल में बाहर हो गए थे। 44,000 बच्चे लगे थे। उन 44,000 में सबसे ज्यादा अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से लगे थे तो बुलंदशहर भी उनमें सबसे हाईएस्ट में था या सेकंड हाईएस्ट था। तो इसमें से 1300 बच्चे थे। अब आप बताओ, तो यार 1300 वैकेंसी ऐसे समझिए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब चूंकि बुलंदशहर में अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब गौतम बुद्ध नगर जैसे को 500-600 वैकेंसी मिल रही है, हापुड़ को 300 वैकेंसी, 250 वैकेंसी मिल रही है, तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी। कभी यूपी पुलिस के अंदर 60,000 में आप 250 शायद हापुड़ के शायद ही मिलेंगे आपको।
तो ये ठीक ठाक वैकेंसी है, इनको कम मत समझिएगा, ठीक है, मेरी बात ये है। तो 41,424, 600 ड्यूटी भत्ता, इसको मुझे समझाना है आपको कि एक होमगार्ड की सैलरी कितनी बनेगी। तो होमगार्ड की जो सैलरी बनेगी बच्चों, ये इन्होंने साफ साफ बोला है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं आपको कि 600 ड्यूटी भत्ता है, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, तथा है मतलब प्लस, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता निर्धारित है। महंगाई भत्ता जो राज्य सरकार का इस समय चल रहा है सभी कर्मचारियों के लिए, वो 57% है केंद्र सरकार के साथ। अब आप सोचिए कि 600 रुपए तो उसके फिक्स हैं, 600 का 57% उसको और मिलेगा, और ये जो महंगाई भत्ता है ये हर 6 महीने में 3% 2% बढ़ता ही है, ठीक है। चलो अब अगर मैं ये देखूं 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 342 एड ऑन और कर दीजिए, तो ये 942 रुपए, इससे पहले 55% था, अब ये 942 हो जाएगा, यानी हो रहा होगा, आपकी सैलरी शायद ये आएगी, तो 942 गुना 30 दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो ये ड्यूटी के हिसाब से होता है, तो इतनी सैलरी एक होमगार्ड की बन जाएगी। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 नाम 27 और एक 28,260 रुपए सीधी सीधी परफेक्ट सैलरी, अगर आपको 30 दिन की सैलरी मिलती है तो। और अगर इस महीने में 31 दिन है तो 942 और जोड़ दीजिए साथ में, अगर, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, आपकी जितनी ड्यूटी उतने की गुना 942 में होगी, ये है। और आपको अपने जिले में नौकरी मिलेगी तो भाई आप छुट्टी भी क्यों करोगे। बाकी ये डिपार्टमेंट का, जो आप मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या किसी थाने में अटैच्ड हो, वहां पे ड्यूटी कर रहे हो, तो फिर वो वहां पर डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो 1-2 दिन शायद चल जाता हो, मुझे नहीं पता अभी इस बात का, तो वो छुट्टी वैसे एडजस्ट हो जाती होगी कि आपने किसी दिन ज्यादा काम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो वैसे कोई छुट्टी ऐसे नहीं है कि आपको उसका कोई पैसा मिले, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या कोई और भी भत्ता होता है? हाँ, हो सकता है कुछ और भत्ता, जो टीएडीए अगर इनको कहीं भेजा जाता है तो उसके लिए उस पर एक्स्ट्रा और मिल सकता है, ठीक है। चलो अगर बनेगा तो जो रूल होगा, तो हालांकि यहाँ टीएडीए का कोई जिक्र नहीं है किसी भी तरह का। तो एक होमगार्ड की सैलरी आपको समझ में आ गई कितनी है। हाँ, अब बात ये आती है कि सर अब यहाँ पर 8th पे कमीशन की बात हो रही है, क्या होमगार्ड के लिए भी फर्क पड़ेगा? देखिए बच्चों, यहां पर एक बात स्पष्ट है कि भाई एक न्यूनतम मानदेय तय किया जाता है किसी भी कर्मचारी के लिए, और आप तो देखिए ना पूरे गवर्नमेंट प्रोसेस से भर्ती हो रही है, तो ये निश्चित बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी की लगभग दुगनी सैलरी होगी तो ये लोग भी लगभग दुगनी सैलरी पर होंगे। निश्चित मानदेय जो है 600 रुपए है। अगर आप ये 7th पे कमीशन आने से जो चल रहा है, अब 7th चल रहा है, इससे पहले बात करेंगे तो 10,000 रुपए होमगार्ड के नहीं बनते थे, आज कितने बन रहे हैं? 28,000। तो आप ये सोचिए ना कि अगर 8th पे कमीशन आएगा, जब 10 वाले के इतने हो सकते हैं, हालांकि ये डीए मिल करके इतने हो रहे हैं, लेकिन डीए भी ना मिलाऊं तब भी तो 18,000 है ना, तब 10 नहीं थे, 9,000 के आसपास ही था वो, तो आज फिर वो 18 हुआ पे कमीशन आते ही, तो जब 9 का 18 हुआ तो 28 का हो सकता है ये 45-50,000 भी पहुंचे या उससे भी ऊपर पहुंचे, ये मानदेय इतना तय किया जाए। लेकिन ये अभी आपको हवाई बातें लगेंगी, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद आपको ये सच होती दिखाई देंगी मेरी बातें, क्लियर। चलो आगे मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन आवेदन करने, हालांकि तब कांस्टेबल की सैलरी भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आपको हमेशा कांस्टेबल से तो कम ही मिलना है, कांस्टेबल की आज 35,000 बनती है, 28 आपकी भी बन रही है ना। चलो ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर कल से शुरू हो गए, 17 दिसंबर लास्ट डेट है, शुल्क वुल्क जमा करने की भी यही डेट होगी, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की कोई तिथि है, भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, आप अपना फॉर्म इस तारीख तक भर देना, फीस वीस जमा कर देना, ठीक है, क्लियर। आप अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए उससे पहले ओटीआर करना जरूरी होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये, इसके लिए पूरा प्रोसेस अभी मैं वीडियो बनवा रहा हूं शिवम सर से, एक एक स्टेप आपको बता देंगे, क्योंकि आप जाते हो इंटरनेट वाले के भरोसे छोड़ देते हो, भैया फॉर्म भर देना, भाई आप ठीक है 10th पास तो किए हो ना, तो फिर आप शिवम सर बताएंगे इस कॉलम में ये भरना, वो भरवा लेना, और इंटरनेट वाले के सामने बैठ जाया करो प्लीज भरने के लिए, वो आपकी जीवन का सवाल है, ठीक है। फॉर्म सही भरा होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको 400 रुपए लगेंगे, 300 रुपए SC/ST कैटेगरी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 400 रुपए, ये वही फीस है जो आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए देते हैं। अब ये जिलावार वैकेंसी है जो आपको पता लग गई होगी, और इनको देख देख करके बच्चा पता कैसे सोचता है, मैं तो जी SC में हूं, मेरे लिए तो 258 ही है आगरा में। भाई इस चीज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? SC में ही तो होगा ये कंपटीशन, ये है भी तो SC में, एक ही जिले का तो है, और आप ही के जिले के तो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो 1232, मैं फिर बोल रहा हूं कि आगरा से बहुत बड़ी भर्ती कांस्टेबल की हो जाती है, तब 1200 बच्चे नहीं लगते। आज ये 1232 वैकेंसीज हैं आगरा के अंदर, जो केवल आगरा से ही लगने हैं, और अच्छी बात ये होगी, और उसमें आपको हालांकि ग्रेजुएट तो यहां भी फॉर्म भरेंगे, पर उसमें आपको वो भी फॉर्म भरते नजर आएंगे जो यूपीएसआई में लगने लायक थे, जो सीजीएल में लगने लायक थे, शायद यहां वो बचेंगे, ठीक है, शायद बचेंगे। तो ये आपको जिलेवार वैकेंसीज आपने देख ली होंगी, आपके कौन सा जिला है, कितनी आपके लिए वैकेंसी, सबसे कम मेरे को गाजियाबाद में नजर आई 102, ठीक है, गाजियाबाद में शायद होमगार्ड्स की कम जरूरत है, बाकी अदर आप सभी राज्यों की देख सकते हो। अदर स्टेट वाला बच्चा इसमें अप्लाई इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे भाई यहां उस जिले का मूल निवासी होना जरूरी होगा, और कोई बच्चा अपने जिले से दूसरे जिले में नहीं भर सकता फॉर्म। मान लीजिए मैं गौतम बुद्ध नगर जिले का हूं, मैं गाजियाबाद में नहीं भर पाऊंगा। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की यह है, आपको अपने जिले में ही नौकरी करनी होगी, क्योंकि जो आपको सैलरी मिलती है आप अपने जिले में ही सर्वाइव कर पाओगे उससे, ये कहना ये होता है इनका। ये रहा आपका। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि होमगार्ड पर ऐसी कंडीशन नहीं होती जो सरकारी एम्प्लॉय पर कंडीशन होती है कि आप इसके साथ कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। यहां अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बस आपको अपने ड्यूटी आवर्स देने हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इसके साथ आप पढ़ा नहीं सकते, इसके साथ ये काम नहीं कर सकते, कहीं और काम नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन सरकारी एम्प्लॉय पर होती है। इस तरह की नौकरी पर जहां प्रतिदिन का मानदेय तय हो वहां नहीं होता है अक्सर। ये रहा
होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी का जनपद का मूल निवासी हो, उसी जनपद का। ये क्लैरिटी आप सबको, सभी बच्चों को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्लियर रखो इस बात को अपने दिमाग में। तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट किसी भी राज्य में यार होमगार्ड में नहीं आ सकता अदर स्टेट का बच्चा, केवल यूपी की बात नहीं है। तो अदर स्टेट यहां मैं काट रहा हूं लिख करके, जो अदर स्टेट वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैच का मैं इसी वीडियो के लास्ट में मैंने बैच के बारे में बताया है। आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, सारी बात बता रहा हूं ना, अभी सुन तो लो मेरे भाई, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। 18 वर्ष है अधिक वर्ष की, 18 से 30 ये सबको पता है। 35 साल तक आप SC ST OBC वाले बच्चे भर पाएंगे। कब से कब तक ये उन्होंने और क्लियर, इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। SC ST OBC EWS कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मान लो मेरी 1996 है तो मैं इसके बीच में भर दूंगा। मेरी 1994 है तो मैं जनरल में हूं, मैं नहीं भर पाऊंगा। मैं जून 1995 का पैदा हूं, मैं जनरल में हूं, EWS में हूं, नहीं भर पाऊंगा जून 1995 भी, क्योंकि आप 1 जुलाई 1995 के बाद के भर सकते हैं। लेकिन मैं जून 1995 में OBC में हूं, मैं आराम से भर दूंगा। SC में हूं, मैं आराम से भर दूंगा। तो ठीक है, उस तरह से ये दिया हुआ है, तो आपको क्लैरिटी इस चीज से आ जाएगी। तो देख लीजिएगा, इनको बहुत क्लियरली तरीके से समझाया गया है। 10वीं पास आपको होना होगा, ये आपकी शैक्षिक अर्हता है। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र, C प्रमाण पत्र के आपको 3 अंक मिलेंगे, B के 2 अंक मिलेंगे और A का 1 अंक। ये आपके परीक्षा है 100 अंकों की, उसमें प्लस होंगे। ठीक है, और 1 अंक आपका स्काउट गाइड वाले के लिए मिलेगा। ठीक है, टोटल ये आप देखते हैं तो ये 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक मैक्सिमम अगर आपको मिल सकते हैं, 3 NCC का और 1 अंक स्काउट गाइड का। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 अंक और एक्स्ट्रा मिल सकता है, यानी 4 अंक मैक्सिमम आपको मिल पाएंगे। स्काउट गाइड भी है, ये भी है, तो तब भी आपको 4 ही मिलेंगे, और ये भी हुआ तो 5 नहीं मिलेंगे, तब भी मेरे ख्याल से 4 अंक ही आपको मैक्सिमम साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, 4। तो ये जो आपका लाइसेंस है ड्राइविंग, ये आपका 4 व्हीलर का होना चाहिए, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में चाहिए होता है, 4 व्हीलर का, तभी चलेगा। लाइट भी होगा चलेगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 100, ये इसलिए कि होमगार्ड को कई बार गाड़ी चलानी पड़े, मान लो SHO की, है ना, तो कितनी बढ़िया चीज है ना, SHO की गाड़ी चला रहे हो तो वहां फिर आपका यूटिलाइज बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जा रही है। ये परीक्षा है 100 नंबरों की, 2 घंटे का समय होगा, 100 अंक कुल होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक होगा। ये इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ था 1/4 की, जो मेरी टीम है वो 25% उसने लगा कि 0.25 लिख रहा है, 1/4 उसने कर दी। नहीं, ये कंडीशन है कि आपको कम से कम 25 अंक लाने होंगे। जैसे मान लो किसी जिले में ST कैटेगरी में अक्सर ऐसा होगा कि भाई 25 अंक भी नहीं आ रहे आपके जीके में, तो फिर हम 24 वाले को नहीं लेंगे, कैसे भी कट ऑफ को 24 पे नहीं लेके जाएंगे, चाहे आपकी वैकेंसी पूरी हो या ना हो, बस ये वहां काम आएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये समझाया है बस उसने, वैकेंसी से फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपके 25 अंक भी नहीं आए तो। फिर हम कहेंगे, फिर भर्ती बोर्ड कहेगा योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण ये सीटें खाली रह गई, और वो कह सकता है फिर। OMR सीट बेस्ड पेपर होगा, यानी ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं, ऑफलाइन ही पेपर होगा, जैसे कांस्टेबल का हुआ था। और ये रहा आपका सिलेबस, इसको बड़े गौर से पढ़िएगा। सामान्य ज्ञान के आप देखेंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, ये सारे टॉपिक्स हैं। जीके को पूरा खोल करके एक एक टॉपिक समझाया है। इतिहास में क्या पढ़ना है ये आपका टीचर भली भांति जानता है, विज्ञान में क्या पढ़ना होगा आपको ये आपका टीचर जानता है, सामान्य ज्ञान, नॉर्मल GS, आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी है ना, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सारे टॉपिक्स आपके GS के हैं, जो लगभग हर एग्जाम में तो नहीं होते, लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो कांस्टेबल से बहुत मैच करते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। तो ये रहा आपका पूरा इंग्लिश में, यही सिलेबस। हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश में पढ़ लेना, वही सिलेबस इंग्लिश में दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि भाई श्रेष्ठता सूची, ये किस तरह से, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। वो कह रहा है कि पहले तो आपके परीक्षा के अंक, परीक्षा में आप कितने अंक प्राप्त करते हैं, प्लस आपके फिर चेक किए जाएंगे कि जो आपको NCC या इनका कोई अंक हो, NCC वगैरह का कोई अंक है, तो ये आपका जोड़ा जाएगा, और तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल की ही जो कट ऑफ लगेगी, NCC के आपके मार्क्स शुरू में ही जोड़ लिए जाएंगे अगर हैं तो, ड्राइविंग लाइसेंस के मार्क्स शुरू में ही जोड़ लिए जाएंगे अगर हैं तो। ठीक है, एक एक कॉलम भरना कैसे फॉर्म का, वो आज ही वीडियो आएगी, तभी फॉर्म भरें। ठीक है, बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि आपके फॉर्म अभी 1 महीने चलने वाले हैं, 17 दिसंबर तक। अब यहां देखें कि एक एक क्लियरिटी के साथ बात कि भैया न्यूनतम ऊंचाई 168 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सेम ST के लिए, केवल ST ना कि SC, ये ST वाले बच्चे 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बस उसको ही छूट है। न्यूनतम फुलाव 79, अधिकतम छाती का 84, ये अगर ST वाले 77 से 82 भी चल जाएगा। न्यूनतम छाती मतलब बिना फुलाए और ये फुलाकर। ठीक है, ऊंचाई हाइट लड़कियों की 152, ST में हो तो 147, वजन चाहे ST में हो, SC में हो, OBC में हो, जनरल में, सब में 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए, ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, 4800 मीटर दौड़ है 28 मिनट में लड़कों के लिए किसी भी कैटेगरी, 2400 मीटर लड़कियों के लिए 16 मिनट में किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये क्लियर। फिजिकल सिर्फ इतना है, मापतोल सिर्फ इतनी है, पुलिस वाली रखी है, वो UPSI वाली दौड़ है, कांस्टेबल वाली दौड़ इससे मुश्किल होती है। अब मैं सर्टिफिकेट की इन बातों को गौर से सुनना, स्पेशली होमगार्ड वाले बच्चे बहुत गलती करेंगे यहां पर। तो भाई होमगार्ड EWS कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो यह ध्यान देना कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 17 दिसंबर 2025 जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना ही चाहिए।
अब क्या हो सर, आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही ये बनता है कि आपके पास आय प्रमाण पत्र पिछले साल का होगा तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है फिर आय की कोई आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है, यहां इनको नहीं चाहिए आपका आय का प्रमाण पत्र, इन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए उत्तर प्रदेश का बना हुआ। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो भाई ओबीसी वालों को भी ये गौर से इस शर्त को सुनना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी और 17 दिसंबर 2025 से पहले का, इसी के बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब आप कहो सर एससी एसटी की कोई कंडीशन नहीं है क्या, पर यहां एससी एसटी भी लिख रहा है और 1 अप्रैल 2025 भी यहां लिख रहा है। हालांकि ये जो बात लिखी है इसके जस्ट ऊपर पढ़ोगे तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए लिखी है सिर्फ, कि 1 अप्रैल या 2025 या उसके बाद का बना हुआ होना जरूरी है। लेकिन अगर एससी एसटी की मैं बात करूं तो इसका कोई भी डेट मेंशन नहीं है, अर्थात ये पुराना बना हुआ भी चलेगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, पर अगर आप बनवाना चाहें और बनवा सकते हैं आराम से, तो इस बात पर कहीं आपको परेशानी ना आ जाए, जो 1% चांस भी नहीं है, जिसके 1% मान लेते हैं भाई, पता नहीं कल को क्या हो जाए। इसलिए अगर आप बनवा सकते हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवा लेना, ज्यादा बढ़िया रहोगे एससी एसटी वालों। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गौर से सुनना, वो कहता है ओटीआर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वो कहता है कि 2 चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। पहला चरण है ओटीआर आप करेंगे, उसके बाद दूसरा चरण है फॉर्म भरने का। ओटीआर करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे, ये कह रहा है। आप कहो सर ओटीआर के कितने घंटे बाद फॉर्म भर दें, अगर आपका तुरंत भर रहा है ओटीआर के बाद, सबमिशन के बाद, तो तुरंत भर दो। कई बार समय आ जाता है नहीं भर रहा होता है, तो फिर आप 48 या 72 आवर्स बाद चेक करो। कई बार नहीं भरता है तो 72 आवर्स बाद सबका भर जाता है। ठीक है, बाकी अगर तुरंत भी आपके पास ऑप्शन है तो भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या सर्टिफिकेट अगर स्टेट का ही चाहिए होगा, कास्ट जो सर्टिफिकेट है बच्चों वो आपको स्टेट का ही चाहिए, स्टेट का। ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी, ये स्टेट का ही बनवाना पड़ेगा आपको। क्लियर? चलो अब मैं बात कर लेता हूं भाई, ये देखो ओटीपी पर, ये क्या है, एक आधार वेरिफिकेशन होती है, उसको सब कर लें, फिर आपको एग्जाम में बैठने के लिए बहुत सारे सबूत नहीं ले जाने पड़ेंगे। आधार ऑथेंटिफिकेशन अगर आप कर लेंगे तो आपका प्रमाणिकता बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये फॉर्म के साथ ओटीआर के साथ कर सकते हो आप, जरूरी भी है। ये रहा फोटोग्राफ की कंडीशन, लाइव फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा। लाइव फोटोग्राफ ये क्या होता है कि जब आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अब आप ऐसा नहीं कह सकते मेरा फॉर्म भर देना रात को अगर साइट खुले तो, नहीं, आप उसको फॉर्म भरते टाइम ही अपना वेब कैमरा होता है उसके पास, अगर आप इंटरनेट वाले से फॉर्म भरवा रहे हो तो उसके पास ऐसे होता है, वो ऐसे आपका फोटो खींचता है, आधार बनवाया हो या ऐसे कुछ बनवाया हो तब आपने देखा होगा उस ऐसे कैमरे को, तो वो उस लाइव कैमरा कहते हैं उसको। आपके पीछे इसमें बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, व्हाइट पर्दा आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये कंडीशन जरूरी है जो मैंने बोला है। टोपी पहनकर मत भूल से खिंचवाना वो फोटो, कैप मत पहन लेना। दूसरा, चेहरे पे मास्क ना हो, बाल ना आ रहे हो बहुत सारे, कपड़ा ना बंधा हो, कोई कपड़ा आ रहा हो साइड में, लड़कियां स्पेशली ध्यान रखें, छाया ना आ रही हो, आधा चेहरा छाया से ही ढका हुआ है। ठीक है, इससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। और आभूषण ना लटक रहे हो लड़कियों आपके चेहरे पे, चश्मा ना लगा, चश्मा लगा है तो इस पर लाइट ना पड़ रही हो, आंख दिखनी चाहिए चश्मे में। अगर आपकी धूप वाला चश्मा तो चलेगा ही नहीं, त्योर वाला अगर लगा रखे हो उतार दो तो बहुत बढ़िया, अगर लगाना ही है कि आपकी पहचान वही है तो भाई फिर आप आंख साफ चमके, उस पर लाइट ना पड़ रही हो, चमक ना लग रही हो बस। फोटोग्राफ आपकी ब्लर या धुंधली ना हो, अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे। ठीक है, पूरा सूरज ही आ रहा है आपके फोटो में तो वो भी नहीं चाहिए, चलेगा। आ जाता है ना फोटो में, जब आप फोटो फोन पे खींच रहे हो पीछे बल्ब सा चमक रहा है, वो सब नहीं होनी चाहिए चमक में। एक हस्ताक्षर की कंडीशन सुन लो, काले स्याही से, ब्लैक पेन से ही हस्ताक्षर करने होंगे। सर जी ओटीआर होमगार्ड के लिए अलग करना होगा क्या? नहीं, अगर ओटीआर आपने कर रखा है यूपी पुलिस की ऑलरेडी वेबसाइट पर, कांस्टेबल के लिए या एसआई के लिए, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली फॉर्म भर दोगे। होमगार्ड ओटीआर एक ही बार होती है ना यार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। क्लियर? हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए। रनिंग लेटर्स में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैं अंकित लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा अंकित, मतलब ये मेरा साइन हो गया रनिंग लेटर में, यानी एक दूसरे से अक्षर मिला के। हालांकि आप ये करते हो क्या सर, ये रनिंग, ये मैंने अलग अलग लिखे, ये रनिंग में नहीं है तो नहीं है रनिंग में, पर ये चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप कहो कि सर मैं कैपिटल में लिख दूं क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, कैपिटल लेटर में मत करना। एक क्या मैं हिंदी में साइन करता हूं, मैं ऐसे लिख दूं क्या? मैं कहूंगा नहीं, ये भी नहीं करना। ठीक है, जब उसने बोला है रनिंग लेटर, ब्लॉक लेटर्स में नहीं, ब्लॉक मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं, कैपिटल लेटर्स में नहीं, ये आपका चल जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर की छवि, ये जेपीजी वो आपको पता ही है, जो फोटो आप करते हो जेपीजी में ही होता है। ये साइज सही होगा तभी वो लेगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और से साइन मत करवा देना, भाई मेरा नाम लिख के साइन कर दे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हस्ताक्षर मिलाई जाएंगे एग्जाम हॉल में आपके, इसलिए सही हस्ताक्षर करना जो आप करना चाहते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, अगर आपको कोई समस्या आए कि भाई हमें कुछ दिक्कत आ रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो भाई आरडब्ल्यू में कॉल करने से अच्छा है कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, भर्ती बोर्ड की है और ये चालू रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपकी समस्या को सॉर्ट आउट कर देंगे, किसी भी कोई तरह की समस्या हो। और ये सुनते हैं, हमने देखा है यूपीएसआई के फॉर्म के दौरान बहुत सारी चीजें इनसे करने को बोली बच्चों ने और सारी की इन्होंने। भाई देखो ये आपका जीके का सिलेबस है, अब आप समझ लो कैसे हम तैयारी करवाने वाले हैं। हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए रक्षक बैच, जो यूपी होमगार्ड को लेकर के डेडिकेटेड है ये बैच। जीएस की ऑल टीम, आरडब्ल्यू ने अपनी पूरी ताकत उतार दी है इस बैच के अंदर। ठीक है, और चूंकि हमें लग रहा है कि ये एग्जाम बहुत डिले नहीं होगा, हो सकता है इसके एग्जाम की तारीख भी आपको फरवरी मार्च में मिल जाए देखने को। तो फरवरी मार्च अगर हो गया तो 2-2.5 महीना है आपके पास, पर जीएस ही कंप्लीट करनी है, ये अच्छी बात है।
ठीक है, 3 महीना से ज्यादा शायद ही समय मिले इसमें। फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कई बार कि परीक्षा में कितना समय मिलेगा, कि फॉर्म्स कितने आएंगे, उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, और फॉर्म इसमें मुझे लग रहा है ठीक ठाक भरे जाएंगे। 41,000 वैकेंसीज देख करके बहुत सारा बच्चा ललचाएगा। जो कभी कांस्टेबल की हिम्मत नहीं कर पाता था वो भी इसमें फॉर्म भरेगा। जो भी 10वीं पास है और बेरोजगार है वो इसमें फॉर्म भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये देखो, ये रहे स्टैटिक जीके। सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक है इसमें, जो आपका जीएस वाला पार्ट है, सिलेबस है, सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक है तो वो स्टैटिक जीके के हैं इसमें, जो आपके प्रिय सर सोनवीर सर करा रहे होंगे। और इन सर की खास बात है, क्लास में आपको याद करा देंगे। और ये चाहिए, ऐसा ही टीचर चाहिए ना जो आपको क्लास में याद करवा दे। ये आपको शायद घर के लिए काम बहुत कम छोड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा टॉपिक भी इन्हीं के पास है। ये रहे यूपी जीके के। यूपी जीके के केसपाल सर फेमस चेहरा यूपी जीके के लिए। तो एक एक टॉपिक आप देखो, जो यूपी इन्होंने तो लिखा बहुत ही थोड़ा। उत्तर प्रदेश के लिए एक टॉपिक लिखा है कि उत्तर प्रदेश का ये, उत्तर प्रदेश का वो। उत्तर प्रदेश जीके में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। और केसपाल सर बहुत शानदार यूपी जीके पढ़ाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, बहुत धीमा धीमा, ताकि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ कि यहाँ बच्चा बहुत कमजोर लेवल से भी होगा, उस बात का ध्यान देंगे विशेष। रक्षक बैच में आप टीम देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के लिए जो आरडब्ल्यू की सबसे जबरदस्त टीम है विज्ञान में, फिजिक्स के लिए अलग टीचर, बायोलॉजी के लिए भावना मैम, राहुल सर आपके केमिस्ट्री के लिए होंगे। भारत का इतिहास आया, विश्व इतिहास नहीं होता इसमें, केवल भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक, तीनों मैम करा रही होंगी, पारुल मैम। भारतीय संविधान अजीत सर करा रहे होंगे। इनसे अच्छी पॉलिटी आपके लेवल पे शायद ही कोई पढ़ा पाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आदर्श सर। भारत का भूगोल, क्या करंट अफेयर्स भी? हाँ है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समय सामयिक घटना ऐसे लिख रखा है, वही करंट अफेयर्स है। भारत का भूगोल, विश्व भूगोल इसमें नहीं है। भारत का भूगोल आपके टॉपिक्स में देखेंगे तो केवल और केवल भारत का भूगोल दिया हुआ है। देखो, विश्व का कहीं भूगोल नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो केसपाल सर ने देखा, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये सब केसपाल सर का काम है। ठीक है, तो ये जो केसपाल सर मैंने बताए थे, तो बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह से कवर हमने किए हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के सबसे शानदार टीचर सुशांत सर होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या भी यही पढ़ा रहे होंगे। पर्यावरण एवं नगरीकरण भी यही ले रहे होंगे। ठीक है, एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक्स कहाँ है, इसमें आप पढ़ोगे तो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरी टीम आपको दिखा दी, कौन क्या क्या पढ़ाएगा, कितने बेहतर ढंग से पढ़ाएगा। और हम कोशिश करेंगे ये सभी चीजें 2.5 महीने में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि एक के बाद दूसरा सब्जेक्ट चलेगा तो 3 महीने तक भी जाएं, लेकिन डिपेंड करेगा कि पेपर कब है। अगर पेपर जल्दी हुआ तो चीजों को हो सकता है 2.5 महीने 2 महीने में बहुत कंफर्टेबली कंप्लीट करवा लिया जाए। लेकिन हम क्लासेस उतनी रखेंगे जितना बच्चा आराम से कर सके। ठीक है, चलो, तो रक्षक बैच इसका नाम होगा यूपी होमगार्ड के लिए। आज से इसमें एडमिशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, इस वीडियो के तुरंत बाद से। 24 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, ज्यादा डिले कर नहीं सकते। 499 रुपए फीस रखिए। यूपी होमगार्ड बहुत गरीब बच्चा होगा, इस वजह से फीस जो आपके मन की है वही रखिए, कि 499 से ज्यादा मत रखिए। और ये भी 24, 25, 26 3 दिन डेमो क्लास यूट्यूब पर रहेंगी। HG20 कूपन कोड यूज करोगे तो ये 26 तारीख तक 399 में ही बैच आपको मिल जाएगा, यानी पूरे 100 रुपए और कम हो गए।